वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल क्लास 8 साइंस क्यूरियोसिटी बुक से चैप्टर नंबर 3 है हेल्थ द अल्टीमेट ट्रेजर। आज हम करेंगे इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशन और क्वेश्चन आंसर। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको कुछ इमेजेस दिखाई रखी हैं और ये पूछा है ग्रुप द डिसीजेस शोन इन द इमेजेस एज कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल। ये पूछ रहा है ये जो डिसीजेस दिखाई गई हैं इनमें से कम्युनिकेबल कौन सी है और नॉन कम्युनिकेबल कौन सी है। सबसे पहले मतलब समझो। कम्युनिकेबल मतलब एक ऐसी डिसीज जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को स्प्रेड हो सकती है, और नॉन कम्युनिकेबल मतलब ऐसी डिसीज जो अगर एक पर्सन को है लेकिन वो दूसरे पर्सन को नहीं हो सकती। तो चिल्ड्रन जैसे कोल्ड एंड फ्लू है, ये क्या है? कम्युनिकेबल है। अगर किसी को सर्दी जुकाम हो रहा है, आप उसके पास बैठोगे, वो छींकेगा तो आपको भी हो सकता है। टाइफाइड है, ये एक कम्युनिकेबल, सी लिख रहा हूं मैं, ठीक है। चिकन पॉक्स है, ये अगर किसी को चिकन पॉक्स हो रहा है, अगर आप उसके कांटेक्ट में आओगे तो आपको भी हो सकता है हो जाए। लेकिन अस्थमा, वैसे इसको एजमा बोलते हैं लेकिन लोग इसको अस्थमा बोलते हैं, ठीक है। यहां मैं अस्थमा बोल रहा हूं लेकिन इसका रियल प्रोनाउंसिएशन है एजमा, ठीक है। टी जो है वो साइलेंट होता है। तो जो अस्थमा है एक्चुअली वो नॉन कम्युनिकेबल, एनसी, और डायबिटीज भी क्या है? एनसी। तो बस आंसर में हम लिख देंगे कि भैया जो कम्युनिकेबल डिसीज है वो है कोल्ड एंड फ्लू, टाइफाइड, चिकन पॉक्स, इसी में से हमने छाटा, ठीक है। जो टाइफाइड है और चिकन पॉक्स है, और नॉन कम्युनिकेबल में डायबिटीज और अस्थमा। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, डिसीज कैन बी ब्रॉडली ग्रुप्ड इनटू कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल। ये कह रहा है कि डिसीजेस को दो पार्ट में बांटा जा सकता है। ऐसी जो फैले हैं उनको कम्युनिकेबल बोलते हैं, जो ना फैले हैं वो नॉन कम्युनिकेबल होती हैं। फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो आइडेंटिफाई द नॉन कम्युनिकेबल, आपको आइडेंटिफाई करनी है। तो देखो, अस्थमा और जो डायबिटीज है वो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है, तो सेकंड और थर्ड। तो राइट आंसर होगा हमारा बी वाला, बी वाले ऑप्शन को टिक कर देंगे। देयर इज फ्लू आउटब्रेक इन योर स्कूल, आपके स्कूल में कोल्ड एंड फ्लू फैल रहा है। सेवरल क्लासमेट्स आर एब्सेंट, कई सारे बच्चे एब्सेंट हैं। वाइल सम आर स्टिल कमिंग टू स्कूल, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे बच्चे भी क्लास में आ रहे हैं जिनको कोल्ड एंड फ्लू हो गया है, जिनको कफ भी है और वो बार बार छींकते भी हैं। अब इसमें 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। व्हाट इमीडिएट एक्शन शुड द स्कूल टेक टू प्रिवेंट फर्दर स्प्रेड, क्योंकि कोल्ड एंड फ्लू क्या है? कम्युनिकेबल डिसीज है। अगर ऐसे बच्चे रेगुलर क्लास में आते रहेंगे तो दूसरे बच्चे भी बीमार होंगे। तो स्कूल को क्या करना चाहिए? इसका आंसर हम देंगे द स्कूल शुड सैनिटाइज क्लासरूम, सैनिटाइज कर देना चाहिए, पूरी साफ सफाई कर देनी चाहिए। एंड एनकरेज सिक स्टूडेंट्स टू स्टे होम, और जो बच्चे बीमार हैं उनको एनकरेज करना चाहिए कि बेटा आप घर पे रहो, जब एक बार ठीक हो जाओ तब स्कूल आ जाना है। इसी के अंदर सेकंड क्वेश्चन है, इफ योर क्लासमेट हु शेयर्स द बेंच विद यू स्टार्ट शोइंग सिम्टम्स ऑफ द फ्लू, अगर कोई ऐसा बच्चा जो आपकी ही बेंच पे बैठता है उसको फ्लू हो जाए, कोल्ड एंड फ्लू हो जाए, कफ, स्नीज कर रहा है, हाउ कैन यू रेस्पॉन्ड इन अ कंसिडरेट वे विदाउट बीइंग रूड टू हर्टफुल, आप कैसे उसके साथ कम्युनिकेट करोगे, रेस्पॉन्ड करोगे और उसको बुरा भी ना लगे। आप उसको प्यार से समझाओगे, देख भाई अभी तेरी तबीयत ठीक नहीं है, तू थोड़ा घर पे रह, दवाई गोली ले, डॉक्टर को दिखा, जब तू सही हो जाए तो तू आ जाइयो, नोट्स वगैरह की चिंता मत कर, मैं तुझे प्रोवाइड करा दूंगा। तो आंसर क्या लिखेंगे? आई विल आस्क हिम पोलाइटली टू मीट डॉक्टर, मैं अपने उस दोस्त से कहूंगा कि भाई तू डॉक्टर को दिखा, एंड स्टे होम अनलेस ही गेट्स वेल, और भाई जब तक तू घर पे रह, जब तक तू ठीक ना हो जाए, मतलब क्योंकि भाई कम्युनिकेबल डिसीज है, तू आता रहेगा तो कल तेरे से मुझे हो जाएगी, मुझसे किसी और को हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ कैन यू प्रोटेक्ट योर सेल्फ एंड अदर्स फ्रॉम गेटिंग इन्फेक्टेड इन दिस सिचुएशन, जब कोल्ड एंड फ्लू अगर फैला हो तो आप अपने आप को और दूसरों को कैसे बचाओगे, क्या कहोगे? भाई मैं अपने आप भी और दूसरों से भी ये कहूंगा कि बार बार हाथ धो, और मैं ये कहूंगा अगर कोई ऐसा पर्सन है जो फ्लू, कोल्ड एंड फ्लू है, उससे थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग यानी दूरी बनाए रखो। और तीसरा, हो सके जहां तक ऐसी कंडीशन में मास्क का यूज करें। तो बस ये 3 पॉइंट हम लिख देंगे। क्या लिखेंगे? वॉश हैंड्स फ्रीक्वेंटली, अवॉइड क्लोज कॉन्टेक्ट, किसी के बिल्कुल पास नहीं जाना अगर किसी को कोल्ड फ्लू हो रहा है, वेयर अ मास्क, और मास्क पहनिए। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, योर फैमिली इज प्लानिंग टू ट्रेवल टू अनदर सिटी वेयर मलेरिया इज प्रेवलेंट, आपकी जो पूरी फैमिली है एक ऐसी जगह सिटी में जा रही है जहां पे बहुत ज्यादा मलेरिया फैला हुआ है। अब इसके अंदर 3 क्वेश्चन है। व्हाट प्रिकॉशंस शुड यू टेक बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर द ट्रिप,
जब आप ट्रिप पे जा रहे होगे उससे पहले क्या प्रिकॉशन लोगे, ट्रिप के टाइम पे क्या प्रिकॉशन लोगे, और आने के बाद। देखो जब हम जा रहे होंगे ट्रिप के लिए, पैकिंग कर रहे होंगे, तो हम जो मॉस्किटो रिपेलेंट है वो अपने साथ रखेंगे, मॉस्किटो नेट अपने साथ रखेंगे, और फुल स्लीव के कपड़े पहनेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम क्या लिख देंगे भैया, बिफोर द ट्रिप आई विल कैरी मॉस्किटो रिपेलेंट आइटम्स आते हैं जैसे ओडोमोस आ गया, गुड नाइट रिफिल आ गया। ठीक है, फुल स्लीव में कपड़े पहनूंगा एंड मॉस्किटो नेट्स ये रखूंगा। ड्यूरिंग द ट्रिप, जब मेरा ट्रिप पे जा रहा हूंगा उस टाइम क्या करूंगा, पूरे वही वाली बात, आई विल वेयर फुल स्लीव क्लोथ्स, पूरे स्लीव के कपड़े पहनेंगे, एंड यूज मॉस्किटो रिपेलेंट ऑन माई बॉडी। ठीक है, बॉडी क्रीम आती है आजकल कुछ, अगर आप उनको बॉडी पे लगा लो तो मच्छर वगैरह नहीं काटते। आफ्टर द ट्रिप, जब मैं वहां से आ जाऊंगा, आई विल मॉनिटर इफ आई हैव एनी सिम्टम्स ऑफ हेडेक, फीवर और चिल्स। मैं और मेरी फैमिली ये नोट करेंगे कहीं हमको कोई बुखार उखार तो नहीं आ रहा, कहीं हमारे सिर में दर्द तो नहीं हो रहा, कहीं हमें ठंड तो नहीं लग रही, मतलब मलेरिया को कोई सिम्टम तो नहीं है। इसी के अंदर सेकंड क्वेश्चन है, हाउ कैन यू एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ मॉस्किटो नेट्स और रिपेलेंट्स टू योर सिबलिंग। सिबलिंग का मतलब होता है आपका भाई बहन को, कैसे बताओगे इसकी इंपॉर्टेंस को। हम भाई बहन को बताएंगे, देख यार अगर मच्छर काट लेता है तो मलेरिया हो सकता है, इसलिए बेटर है कि हम मॉस्किटो रिपेलेंट का यूज करें या फिर हम मच्छरदानी यानी मॉस्किटो नेट के अंदर जाएं। तो आंसर में लिखेंगे, आई विल टेल हिम दैट मॉस्किटोज स्प्रेड मलेरिया। मैं अपने भाई या बहन को बताऊंगा कि देख मॉस्किटो से मलेरिया फैलता है, जो मॉस्किटो नेट्स होते हैं या रिपेलेंट होते हैं प्रोटेक्ट अस फ्रॉम मॉस्किटोज, ये हमें मॉस्किटोज से बचाते हैं, इसलिए हमें इनका यूज करना चाहिए। What could happen if travelers ignore health advisories in such areas? जहां मलेरिया फैला होगा, अगर लोग फुल स्लीव क्लोथ्स नहीं पहनेंगे, मॉस्किटो रिपेलेंट नहीं लगाएंगे, या जो एडवाइजरी गवर्नमेंट ने बताई है वो फॉलो नहीं करेंगे, तो क्या होगा, दे माइट सफर फ्रॉम मलेरिया, हो सकता है उन्हें मलेरिया हो जाए। अगर मलेरिया नहीं भी हुआ तो हो सकता है उनको मॉस्किटो बाइट हो जाए, है ना, जगह जगह इचिंग वगैरह हो जाए, खुजली वगैरह। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, your uncle has started smoking just to fit in with his friends, even though it is well known that smoking can seriously harm health and even cause death. अब तुम्हारे एक अंकल हैं, उन्होंने बस टसनबाजी में अपने दोस्तों के साथ स्मोकिंग करना शुरू कर दिया कि थोड़ा कूल लगूं मैं। ठीक है, इसमें क्वेश्चन नंबर पूछ रहा है, व्हाट वुड यू से टू हिम टू मेक हिम स्टॉप विदाउट बीइंग रूड। आप अपने अंकल को कैसे समझाओगे तब उन्हें बुरा भी ना लगे। मैं अंकल से कहूंगा, देखो अंकल, कूल कूल लगना एक अलग बात होती है, और जो सिगरेट वगैरह होती है ये अच्छी चीज नहीं है, इसके बड़े भयंकर परिणाम हो सकते हैं, डेथ भी हो सकती है। तो आंसर में लिखेंगे, आई विल आस्क हिम टू क्विट स्मोकिंग। मैं उनसे कहूंगा कि वो क्विट कर दें, मतलब स्मोकिंग करना बिल्कुल बंद कर दें, एज इट कैन लीड टू सीरियस हेल्थ इश्यूज, क्योंकि इससे बहुत भयंकर परिणाम और हेल्थ जो है बहुत खराब हो सकती है। दूसरा, What would you do if your friend offers you a cigarette at a party? आप किसी पार्टी में जाते हो, आपका एक दोस्त कहता है भाई ले सिगरेट पी ले, आप क्या कहोगे भाई, आप खुद भी उसको मना कर दोगे कि भाई मैं नहीं पीऊंगा, ये अच्छी चीज नहीं है, और दूसरा उसको भी एनकरेज करोगे कि तू भी मत कर, ये कोई अच्छी चीज नहीं होती। आई विल डेक्लाइन हिज ऑफर। डेक्लाइन का मतलब है मैं मना कर दूंगा सिगरेट पीने से। एंड विल ऑल्सो एक्सप्लेन द सीरियस हेल्थ इश्यूज ऑफ स्मोकिंग, और स्मोकिंग के जो सीरियस हेल्थ इश्यूज हैं वो मैं उसको बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ रहे हैं, हाउ कैन स्कूल्स हेल्प प्रिवेंट स्टूडेंट्स फ्रॉम इंडल्जिंग इन सच हार्मफुल हैबिट्स। मतलब स्कूल कैसे रोक सकता है बच्चों को स्मोकिंग वगैरह करने से। स्कूल क्या कर सकता है, टाइम टाइम पे अवेयरनेस प्रोग्राम चला सकता है, कैंपेन लगा सकता है। तो आंसर लिखेंगे, स्कूल्स कैन ऑर्गेनाइज अवेयरनेस प्रोग्राम। ठीक है, टू प्रिवेंट, पूरा का टू प्रिवेंट स्टूडेंट्स फ्रॉम इंडल्जिंग इन सच हार्मफुल हैबिट्स, पूरा का पूरा टू के बाद पूरा क्वेश्चन से लिखा गया है। सानिया क्लेम्स टू हर फ्रेंड विनीता दैट एंटीबायोटिक्स कैन क्योर एनी इन्फेक्शन। यहां पे ये लड़की है सानिया, ये है विनीता। सानिया कह रही है विनीता से कि भाई जो एंटीबायोटिक्स होती है ना, ये वाली एंटीबायोटिक्स दवाइयां, किसी भी तरह का बेटा इन्फेक्शन हो, ये सारी इन्फेक्शन को खत्म कर देती है। सो वी डू नॉट नीड टू वरी अबाउट डिसीज। चाहे कोई भी बीमारी हो, हमें सोचने की जरूरत नहीं है, सीधे एंटीबायोटिक खा लो। What questions can Vinita ask her to help Sania understand that her statement is incorrect? चिल्ड्रन, आपको भी पता होगा कि जरूरत से ज्यादा जो दवाइयां होती हैं वो हमारे स्वास्थ्य के लिए खराब होती हैं। ठीक है, दूसरा जो एंटीबायोटिक्स होती हैं वो केवल तब काम करती हैं जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, जो वायरल इन्फेक्शन होता है वो उसमें काम नहीं करती। लेकिन क्वेश्चन ये पूछ रहा है, विनीता क्या क्वेश्चन पूछ सकती है सानिया को समझाने के लिए, जिससे सानिया को समझ आ जाए कि भाई वो गलत है। तो आंसर में आप लिखेंगे,
वो कहेगी, विनीता सानिया से कहेगी, डू यू नो दैट एंटीबायोटिक्स वर्क्स ओनली अगेंस्ट बैक्टीरियल इन्फेक्शन? कि बेटा जो तुम कह रही हो वो बिल्कुल गलत है। जो एंटीबायोटिक्स हैं वो तब काम करती हैं जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, नॉट वायरल और प्रोटोजोअन डिसीज। प्रोटोजोअन डिसीज पे या वायरल डिसीज पे वो काम नहीं करती। चिल्ड्रन, वीडियो अच्छा लग रहा है, वीडियो से वैल्यू मिल रही है तो यार एक लाइक तो कर देना। आप लोग कंजूसी करते हो एक लाइक करने में, मुझे पता कैसे चलेगा कि मेरी मेहनत आपको अच्छी लग रही है। 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, वीडियो को लाइक कर दो। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। अगर आपको हमारे साइंस के वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो हमारे हिंदी के, इंग्लिश के और एसएसटी के वीडियोस देखिए। पूरे यूट्यूब पे बेस्ट क्वेश्चन आंसर आपको इंग्लिश बाबा चैनल पर ही मिलेंगे। नेक्स्ट, द फॉलोइंग टेबल कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ डेंगू। वैसे इसको डेंगी बोला जाता है लेकिन लोग डेंगू बोलते हैं, मैं डेंगू बोल रहा हूं, लेकिन रियल प्रोनाउंसिएशन है इसका डेंगी। केसेस रिपोर्टेड इन अ हॉस्पिटल ओवर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। मतलब एक साल में डेंगी यानी डेंगू के कितने केस आए। जनवरी में आया भाई 1 केस, फरवरी में 1, मार्च में 1, अप्रैल में, ऐसे इन्होंने पूरी एक लिस्ट बना रखी है जनवरी से लेकर दिसंबर तक। मेक अ बार ग्राफ ऑफ द नंबर ऑफ द केसेस ऑन वाई एक्सिस, और मंथ को दिखाना है आपको एक्स एक्सिस पे, यानी कि जो मंथ है जनवरी फरवरी उसको तो इस पे दिखाओ और वाई एक्सिस पे क्या दिखाओ, जो केसेस आए। तो लो भैया बार ग्राफ बना दिया हमने, ये बना दिया, ठीक है। ये हमारी वाई एक्सिस हो गई, ये हमारी एक्स एक्सिस हो गई। जनवरी में आए 10 केस, फरवरी में, मार्च में, अप्रैल में, मई में, जून। यहाँ जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, जनवरी से लेकर दिसंबर तक। यहाँ हमने, आपने मैथ्स में सीखा ही होगा कि हमने एक पैरामीटर मान लिया 10, 20, 30, 40, 50, 60 और उसी हिसाब से हमने यहाँ मिला दिया, ठीक है। अब ये देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है इसमें, इन विच 3 months वर द डेंगू केस हाईएस्ट। अब हाईएस्ट देखो 65, 65, 65, यानी कि जुलाई, अगस्त और सितंबर में। अगर आप यहाँ पे बार ग्राफ भी देख रहे होगे तो सबसे ऊंचा बार ग्राफ 60 और 70 के बीच में जुलाई, अगस्त और सितंबर में है। तो कितना आसान क्वेश्चन है, इन विच 3 months वर द डेंगी केस हाईएस्ट। सबसे हाईएस्ट किस में थे, जुलाई में, अगस्त में और सितंबर में। इन्होंने केवल मंथ के नाम पूछा, अगर ये पूछे कितने होते तो आंसर था 65। अब ये पूछ रहा है इन विच मंथ्स वर द केसेस लोवेस्ट, सबसे कम किस में थे भाई, सबसे कम आए थे जनवरी में, केवल 10 केस आए थे। What natural environmental factors during the peak months might contribute to the increase in dengue cases? क्या नेचुरल इन्वायरमेंटल फैक्टर्स थे जिसकी वजह से सबसे ज्यादा केसेस आए। देखो चिल्ड्रन, आपने देखा होगा जब बारिश शुरू हो जाती है, रेनी सीजन हो जाता है, तो मॉस्किटो की जो ब्रीडिंग है वो बढ़ जाती है, उनके नंबर तादाद में बढ़ने लगते हैं। और जो स्टेगनेंट सड़ा हुआ पानी है वो कई जगह गड्ढों में भर जाता है, टायरों में भर जाता है। तो ये 3 मेन रीजन है जिसकी वजह से मॉस्किटो की तादाद बढ़ जाती है। तो आंसर में बस लिखेंगे रेनी सीजन, मॉस्किटो ब्रीडिंग और स्टेगनेंट वाटर। अगर आप इस तरह से पॉइंट्स में लिखेंगे आपको एग्जाम में फुल मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, suggest a few preventive steps that the community or government can take before the peak season to reduce the spread of dengue। भाई डेंगू को रोकने के लिए हमारी कम्युनिटी या सरकार क्या क्या स्टेप ले सकती है। नंबर 1, रिमूविंग स्टेगनेंट वाटर। जहां पे भी गड्ढों में, कूलर में, किसी टायर में, जहां पे भी सड़ा हुआ रुका हुआ पानी है उसको हटाया जाए। नंबर 2, गवर्नमेंट या कम्युनिटी लोगों को अवेयर कर सकती है कि देखो भाई मॉस्किटो नेट को यूज करो जिससे मॉस्किटो से आपको वो रहे, प्रॉब्लम ना हो। तीसरा, स्प्रेइंग इंसेक्टिसाइड्स। हमारे यहाँ आता भी हो सकता है आपके शहर में भी इंसेक्टिसाइड छिड़का जाता हो नालियों में, नालों में, ताकि जो ब्रीडिंग ग्राउंड होते हैं ताकि उनको ब्रीड करने से रोका जा सके। तो आंसर लिखेंगे यही जो मैंने आपको इमेज से सिखाया, यही तीनों पॉइंट लिख दो। नंबर 1, रिमूविंग स्टेगनेंट वाटर, रुका हुआ सड़े हुए पानी को हटाइए। मेकिंग पीपल अवेयर अबाउट मॉस्किटो नेट्स, लोगों को अवेयर करिए किसके बारे में, मॉस्किटो नेट्स के बारे में। एंड स्प्रेइंग इंसेक्टिसाइड्स, और इंसेक्टिसाइड्स यानी कि जो इंसेक्ट्स को मारने वाला केमिकल होता है वो ड्यूरिंग दिस पीरियड रेगुलरली, इस पीरियड में रेगुलरली, टू रिड्यूस द स्प्रेड ऑफ डेंगू, जिससे डेंगू को रोका जा सके। इमेजिन यू आर इंचार्ज ऑफ स्कूल हेल्थ कैंपेन, स्कूल ने हेल्थ कैंपेन चलाया और तुम उसके इंचार्ज हो। व्हाट की मैसेजेस वुड यू यूज टू रिड्यूस कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस। आप क्या मैसेज दोगे
सबको कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस से बचने के लिए। मैं 5 बातें बताऊंगा। नंबर 1, वॉश हैंड्स रेगुलरली, भैया बार बार हाथ धोते रहिए। नंबर 2, ईट हेल्दी डाइट, जो भी खाना खाओ हेल्दी खाओ। नंबर 3, एक्सरसाइज डेली, रोज एक्सरसाइज करो। नंबर 4, गेट वैक्सीनेटेड। वैक्सीनेटेड क्या होता है? जैसे पोलियो का टीका हो गया, दूसरे टीके हो गए, वो हमें प्रॉपर वैक्सीनेशन। और स्मोकिंग वगैरह, टोबैको वगैरह से दूर रहना। बस ये 5 पॉइंट लिख देंगे। आई वुड गिव फॉलोइंग एडवाइस। नंबर 1, वॉश हैंड्स रेगुलरली, हाथ धोइए। ईट हेल्दी डाइट खाइए। एक्सरसाइज डेली एक्सरसाइज करो। गेटिंग वैक्सीनेट, प्रॉपर वैक्सीनेशन लगवाइए। और स्मोकिंग वगैरह, टोबैको वगैरह से दूर रहिए। It is recommended that we not take an antibiotic for a viral infection like a cold. ये कहा जाता है, डॉक्टर्स भी कहे जाते हैं, जब कोई वायरल इन्फेक्शन हो उस केस में एंटीबायोटिक मत लीजिए, जैसे कफ हो गया, फ्लू हो गया। कैन यू प्रोवाइड द पॉसिबल रीजन? भाई इसका रीजन ये है कि जो एंटीबायोटिक्स रहती है वो बैक्टीरिया पे तो काम करती है, बैक्टीरियल डिसीज पे, वो वायरल डिसीज पे काम नहीं करती। तो जो फ्लू है, जो कफ है, जो कोल्ड है, ये वायरल डिसीजेस हैं। समझ में आ गया मेरी बात? तो इसीलिए तो आंसर लिखेंगे, एंटीबायोटिक्स डू नॉट वर्क ऑन वायरसेस व्हिच कॉजेस दीज इलनेस। भाई चाहे कोल्ड हो गया, फ्लू हो गया, कफ हो गया, ये वायरस वाली डिसीजेस हैं, वायरल डिसीजेस हैं, इन पे एंटीबायोटिक्स काम नहीं करती। इसलिए डॉक्टर सजेस्ट करते हैं हमें एंटीबायोटिक्स नहीं लेनी चाहिए वायरल डिसीजेस में। विच डिसीज अमंग द फॉलोइंग में स्प्रेड इफ ड्रिंकिंग वाटर गेट्स कंटेमिनेटेड बाय एक्सक्रीटा। अगर एक्सक्रीटा यानी कि पॉटी वगैरह से गंदी कोई चीज पानी में आ जाए, पीने के पानी में, तो कौन कौन सी बीमारियां इन 5 में से हो सकती हैं? एक तो ये हेपेटाइटिस ए हो सकती है, ठीक है, पोलियोमाइलिटिस हो सकती है, और कोलेरा हो सकता है। अब है, व्हेन आवर बॉडी एनकाउंटर्स अ पैथोजन फॉर द फर्स्ट टाइम द इम्यून रिस्पॉन्स इज जनरली लो। जब पहली बार बॉडी पे कोई बाहर से अटैक करता है, कोई बैक्टीरिया, कोई इन्फेक्शन, कुछ भी, तो पहली बार में हमारी बॉडी उतनी ज्यादा अच्छे से रिकवर नहीं करती। ऑन एक्सपोजर टू द सेम पैथोजन अगेन द इम्यून रेस्पॉन्स बाय द बॉडी इज मच मोर कंपेयर्ड। लेकिन अगली बार जब वही अटैक होता है, वही चीज, वही बैक्टीरिया, वही बार, इस बार हमारी बॉडी बहुत जल्दी से एंटीबॉडीज बना देती है। तो ऐसा क्यों? इस चीज को यहां मैं इमेज से समझा रहा हूं। जैसे मान के चलो आप रास्ते से जा रहे हो, एक नए रास्ते से, अचानक से गड्ढा आ गया और आपका जो साइकिल का टायर है उस गड्ढे में चला गया, ठीक है। पहली बार तो वो साइकिल चलाई गई आपकी गड्ढे में और आपके कपड़े भी गंदे हो गए, थोड़ी बहुत लग भी गई। लेकिन अब आप अगले टाइम से जब भी उस रास्ते से गुजरोगे, आपको पहले ही पता चल जाएगा कि यार कल मैं यहां से गिर गया था इसमें, तो अब आप ऐसे निकलोगे। क्यों? क्योंकि एक मेमोरी बन गई आपके दिमाग में, आपको याददाश्त है कल की कि भाई वहां पे गड्ढा है। तो सेम हमारी बॉडी काम करती है। पहली बार में वो इतना प्रिपेयर नहीं होती, लेकिन दूसरी बार में जब सेम अटैक होता है तो हमारी जो मेमोरी सेल्स हो जाती हैं, याददाश्त सेल्स, उनको पता होता है कि ये जब पैथोजन अटैक करेगा तो कैसे रिकवर करना है। तो आंसर कैसे लिखेंगे? ड्यूरिंग द फर्स्ट एक्सपोजर द बॉडी टेक्स टाइम टू रिकॉग्नाइज द पैथोजन। पहली बार में बॉडी टाइम लेती है पहचानने में। जैसे इस बच्चे ने पहली बार में, चलो गिर गया, ठीक है, मान लिया, लेकिन अब उसने वो पहचान लिया। पहली बार तो उसने चोट खा ली, ठीक है, एंड प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, तब बॉडी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है। आफ्टर दैट, लेकिन उसके बाद मेमोरी सेल्स रिमेन इन द बॉडी। अब बॉडी को पता चल गया कि भाई अगर इस तरह का अटैक दोबारा होगा, सो ऑन सेकेंड एक्सपोजर द इम्यून सिस्टम रेस्पॉन्स मच फास्टर एंड स्ट्रॉन्गर। अगली बार में जो इम्यून सिस्टम होता है वो तेज काम करता है और मजबूती के साथ काम करता है। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। Which one of the following is a communicable disease? कौन सी डिसीज फैलने वाली है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन को फैलती है? अस्थमा, डायबिटीज या कोल्ड एंड फ्लू? आप चाहो तो अपने आंसर में कमेंट में ए, बी या सी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।